आज बुढ़ापा पेंशन की बात करें तो उसमें वहां क्या मिल रहा है। आप कोई एक केवल चीज की बात करें। फिर यहाँ पे आपको मैं बताऊं आयुष्मान कार्ड की बात, यहाँ पे जहां सेंट्रल गवर्नमेंट की ये स्कीम के बाद में सरपंचों को दी तो भी ये शिकायतें आती थी कि सरपंच मेरी पेंशन खा गया। अब डायरेक्ट जब बैंक खातों में की तब भी ये बातें आई थी कि बुजुर्ग कहाँ से पेंशन लेकर के आएंगे। 6,046 करोड़ रुपए की संपत्ति इस बार बताइए और 17% नहीं जाना हुआ, तो इतना पैसा कहाँ है। अब चुनावी साल है, इस तरह की चीजें आपको जैसे पता ही है, मुझे कोई ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। किसानों की अगर मैं बात करूं तो जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर हर वर्ग को जो है का ध्यान रखा गया, और अगर सबसे ज्यादा किसी एक वर्ग पे कार्य हुआ है तो किसानों के लिए हुआ है। क्योंकि किसानों को चाहे एमएसपी देने की बात हो और चाहे जिन फसलों की एमएसपी कभी भी नहीं मिली उन पे भी भावांतर भरपाई के रूप में, चाहे हमने सब्जियों के ऊपर भी, फलों के ऊपर भी, बाजरे के ऊपर भी और अनेक फसलों पर हमने देने का काम किया है। हमारे पड़ोस के अंदर जो है राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार भी है और पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है। कोई भी सरकार बता दे कि हम किसानों को ये देने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने जहां आज तक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, जब से हरियाणा प्रदेश बना है तब से लेकर के और पिछले 9 साल से इसका कंपैरिजन करने का काम करें, सबसे ज्यादा मुआवजा हमारी सरकार ने देने का काम किया और हर वो कदम उठाने का काम कर रही है जो किसानों के हितों के अंदर हो। हमने तो कोरोना काल के अंदर गांवों के अंदर भी मंडियां लगाने का काम किया ताकि किसानों को कोई दिक्कत और परेशानी ना हो, वहां से उनकी फसल भी उठाने का काम किया किसानों की, क्योंकि किसान देश का अन्नदाता है और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए बहुत ही गंभीर है और निरंतर इस पे जो है कार्य कर रही है। आपने पंजाब और राजस्थान का उदाहरण दिया है। पंजाब में किसानों के लिए बिजली है, राजस्थान में आयुष्मान कार्ड 10 लाख का साथ में एक्सटेंडर बीमा है और कंपेरिजन किया जाए तो सभी मामलों में नहीं होता। सिलेंडर वहाँ 500 का यहाँ पे अभी 200 का हुआ, आयुष्मान जो है वहाँ पे 10 लाख की है और डेथ हो जाती है तो उसका एक्सटेंडर। आपने केवल आयुष्मान कार्ड की बात कर दी। अगर आप आज बुढ़ापा पेंशन की बात करें तो उसमें वहां क्या मिल रहा है। आप कोई एक केवल चीज की बात करें। फिर यहाँ पे आपको मैं बताऊं आयुष्मान कार्ड की बात, यहाँ पे जहां सेंट्रल गवर्नमेंट की ये स्कीम है और 1,20,000 रुपए जिसकी सालाना इनकम हो उसको आयुष्मान कार्ड जो है वो दिया जाता है। हरियाणा सरकार ने हरियाणा के लोगों को ज्यादा इस बात का लाभ मिले, इसके लिए जहां बीपीएल की जो आय सीमा वो 1,80,000 रुपए की 600 करोड़ रुपए सालाना हरियाणा सरकार ने अपने खजाने से दे करके, वहीं अभी 3 लाख रुपए आय जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस बात की घोषणा की है कि 3 लाख रुपए जिनकी आय है उनका भी आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। इससे ज्यादा आयुष्मान की तरफ अभी आयुष्मान की तरफ पर आप मेडिकल देखिए, हॉस्पिटल वाला भर्ती करेगा, टेस्ट लिखेगा, करवाएगा, उसके बाद कहेगा तेरी ये बीमारी ये पैसे देने पड़ेंगे। आपने देखिए आप अगर कोई पर्टिकुलर कोई केस की बात हो तो आप हमें संज्ञान में लाने का काम करें। हमारे पास तो इस टाइप की कोई बात आई नहीं कि भाई ये कोई बात है। लेकिन देखिए मैं आपको बताता हूँ, अभी हम पन्ना प्रमुख सम्मेलन के अंदर थे, हमारा एक वर्कर मैंने जी पथरी होगी जी, डॉक्टर के पास जो जाना है, कोई कह दो थोड़े रियायत कर दे, मैं तो आयुष्मान कार्ड नहीं है। अगर 2-3-4 दिन बाद में आया बोलिए मैं तो ध्यान हो गया, मेरा तो उतना फ्री में इलाज होगा। इस तरीके की व्यवस्था है। कोई अगर कोई इस तरह का कोई भी हॉस्पिटल, कोई अगर कहीं कोई शिकायत आती है तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई की जाती है। गंगा जी, आपके हल्के के अंदर बहुत सारी चोरियां होती है और कोई भी चोरी अभी 2 साल से लगातार हो रही है, लेकिन ऐसे नहीं होता है। देखिए आप पर्टिकुलर कोई कौन सी जगह की बात कर रहे हैं। अगर कोई चिड़ौद की बात करें, चिड़ौद के अंदर चोरियां हुई थी, चोर पकड़ लिए गए हैं। उसी टाइम पे मैं खुद भी स्वयं भी गया था और 2 दिन के अंदर अंदर ही वो चोर पकड़े गए थे। और काड़वास के अंदर भी चोरी हुई थी, आपकी बात ठीक है, वो भी जो अभी चोर पकड़े गए हैं उनसे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। धारा 370 मंदिर की बात की है,
और हिसार की बात की जाए तो शहर की जनता हो रही है कि मकान आपका है, नाम मेरे प्रॉपर्टी आईडी है, या सी कंपनी को पेमेंट कर दी, गलती उन्होंने करी है, पैसे उनको मिली है, चक्कर लोग काट रहे हैं। तो ये भ्रष्टाचार है या देखिए बेनीवाल जी, कोई भी नई चीज जब लागू करते हैं तो दिक्कत परेशानियां आती है, लेकिन आप ये देखिए कि जब ये पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा ठीक तरीके से, उस टाइम में फिर जो है इसके लाभ जो है बहुत ज्यादा होंगे। अभी आप पहले चाहे वो बुढ़ापा पेंशन की बात हम करें, जब शुरुआत में ये हुई थी कि पहले जो है बुढ़ापा पेंशन जो है वो पटवारियों को दी जाती थी कि दे देंगे, तो एक आमतौर पर शिकायत आती थी कि गलत साइन करा लिए किसी ने और मेरे पेंशन जो वो लेगा। उसके बाद में सरपंचों को दी तो भी ये शिकायतें आती थी कि सरपंच मेरी पेंशन खा गया। अब डायरेक्ट जब बैंक खातों में की तब भी ये बातें आई थी कि बुजुर्ग कहाँ से पेंशन लेकर के आएंगे। आज कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं है। इसी तरीके से अभी आपने जो बात की है प्रॉपर्टी आईडी की, प्रॉपर्टी आईडी भी क्योंकि एक शुरुआत है और शुरुआत अभी काफी हद तक इस पे कार्य हो गया है। जब ज्यादा शिकायतें थी वो काफी हद तक उसको ठीक कर लिया गया, और जब बिल्कुल ठीक हो जाएगी तो घर बैठे बिठाए कहीं भी आपकी जो भी प्रॉपर्टी अगर आपके नाम होती है तो फिर उसके बाद में अपने आप का कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, इंतकाल भी अपने आप नाम हो जाएगा वो आपकी और सारी चीजें हो जाएगी। ये है कि गलती कंपनी की करी है, उनको पेमेंट होगी, लोग चक्कर काट रहे हैं, लोगों की क्या गलती है? मैंने कहा ना कि कोई भी नई चीज जब लागू करते हैं बेनीवाल साहब तो दिक्कत परेशानियां आती है। थोड़े दिन पहले अगर आप मेरे पास भी उधर कैमी रोड पर आते तो आप कहते यार आने की जगह नहीं है, और आज जाओगे तो सबसे बढ़िया पुल बना हुआ है। पुल बनता था तो दिक्कतें आई, लोगों को नहर के ऊपर चक्कर काट के जाना पड़ता था। इसी तरीके से कोई भी नई चीज जब हम लागू करते हैं तो कहीं न कहीं एक बार दिक्कत परेशानी आती है। अभी हमने एक कोई नई चीज अभी परिवार पहचान पत्र है, उसके अंदर भी आप कह दोगे कईयों के जो है बीपीएल कार्ड कट गए, कईयों के और हो गए। मैं मानता हूं कि कई लोगों को दिक्कत आई होगी, उसके लिए बकायदा से एडीसी ऑफिस भी है, सीएससी सेंटर से भी कंप्लेंट कर सकते हैं, दोबारा वेरिफिकेशन भी हो जाती है। और जब ये पूर्ण रूप से बन गया, आज में अनेक ऐसे लोग हैं जो आपको ये बताएंगे कि परिवार पहचान पत्र से मेरे समाज कल्याण ऑफिस से फोन आया है कि आपकी बुढ़ापा पेंशन बन गई है। हम ट्रांसफर में बैठे थे, उससे भी बात है कि लाइन ने कहा कि ये पोर्टल सब नहीं करते हैं, कांग्रेस सरकार बनाएगी, आप भी बैठे थे, क्या पोर्टल खराब है या उन जाएगी, क्या कहना चाहते हैं आपने सुनी कोई इंस्ट्रक्शन? मैं बताया ना आपको, कोई भी जब नई चीज लागू करता है एक बार दिक्कत आती है। आपके साथ मैं बता रहा हूं तो कोई भी जब नई चीज कोई लागू करते हैं तो दिक्कत आती है, और अभी तो सारी चीजें स्ट्रीमलाइन हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। जहां परिवार पहचान पत्र के अंदर ना किसी को डोमिसाइल बनाने की जरूरत पड़ेगी, ना कहीं कोई एससी का बीसी का सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत पड़ेगी, अपने आप उसी से हो जाएगा, कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बीजेपी ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया, तिरंगा यात्रा में निकाली गई, हर घर तिरंगा की भी बात की गई और शहर के हर चौक चौराहे पे राष्ट्रीय ध्वज को भी लगाया गया। लेकिन उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज की जो दुर्गति हिसार शहर में हो रही है, हर चौक चौराहे किसने लगाया? जो अभी आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जो है तिरंगा यात्राएं निकाली गई, हर घर तिरंगा की बात की गई और हर चौक चौराहे को तिरंगा से सजाया गया। लेकिन अब उन तिरंगों की जो दुर्गति हो रही है, कहीं कहीं वो फटे हुए, कहीं कहीं झुके हुए हैं, उसके बारे में कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। तो राष्ट्रीय ध्वज की इस तरीके से दुर्गति के बारे में आज भी लोग फटे पुराने झंडे गाड़ियों पे लगाए घूमते हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता। देखिए ये तो लोगों के अंदर अवेयरनेस की होनी चाहिए, और उसके लिए आप मीडिया के लोग भी हैं, आम लोग हैं, सारे हैं। कोई अगर आपने गाड़ियों की बात की, गाड़ी पे किसी ने कोई फटा हुआ झंडा लगाने की बात आपने कही है, तो वो हमारे लोगों के अंदर अवेयरनेस इतनी होनी चाहिए कि जहां हम अगस्त के महीने के अंदर तिरंगा यात्राएं निकालते हैं, हम उन शहीदों को याद करते हैं जिनकी वजह से आज हम खुली हवा के अंदर सांस ले रहे हैं, वहीं हमें उस तिरंगे का सम्मान करना चाहिए। और तिरंगे का सम्मान आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के बनने के बाद में पूरे विश्व में जो है वो बढ़ाने का काम किया है। आपको ध्यान होगा कि यूक्रेन के अंदर जो हमारे पड़ोसी देश है, पाकिस्तान के बच्चे भी तिरंगा ओढ़ करके वहां से सुरक्षित निकले थे। तो ये तो हर एक भारतवासी का, हर एक नागरिक का दायित्व है कि वो इस बात का ध्यान रखे। और जहां तक हमने तिरंगा यात्रा की बात है, इस बात का पूर्ण रूप से ध्यान भी रखा गया।
और तिरंगा यात्रा उन शहीदों की याद के अंदर और हमारे सम्मान के प्रतीक को हमने जो लहराने का काम किया। वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, किस तरह से देखते हैं सर इस बात? हाँ जी, वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है। निश्चित तौर पर ये आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, निश्चित तौर पर देश को आगे बढ़ाने के लिए नई नई चीजें लाने का काम करते हैं। ये भी एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम उठाने का प्रयास जो सरकार की तरफ से है। और ऊंची स्ट्रीट लाइट्स पर बहुत- जो वो कटे फटे अभी एक बात का जवाब वो उन्होंने पूछा, उसकी मुद्दा पूरा ले। अभी डीपी वत्स बता रहे हैं। वन इलेक्शन का मैंने मुद्दा उठाया था पहले 3 साल पहले, फिर 1 साल पहले। उसमें मेन चीज़ ये थी कि मैंने एक प्रेस रिपोर्ट पढ़ी कि जब कोविड हुआ चाइना में और वहाँ से इंडस्ट्री उठ के चलने लगी, तो उन्होंने उनको बताया कंपनियों के कि जाना है तो वियतनाम, इंडोनेशिया वगैरह जाओ, क्योंकि इंडिया में तो इलेक्शन मोड परमानेंट है और एजिटेशन मोड। तो उसको वन इलेक्शन वन नेशन मकसद ये है कि मैंने देखा है, इन्होंने भी देखा है कि 1967 तक तो वन नेशन वन इलेक्शन ही था, असेंबली और पार्लियामेंट का इलेक्शन इकट्ठे थे। उसके बाद सरकारें गिर गई, एंटी डिफेक्शन लॉ था नहीं, उसमें संयुक्त विधायक दल की सरकारें बनी, वो इंदिरा ने डिसमिस कर दी 356 के तहत। और उसके बाद असेंबली के इलेक्शन की उम्र अलग होगी और पार्लियामेंट की अलग होगी। फिर 1980 में आई एक दफ़ा दोबारा, तो डिसमिस की सरकारें। तो इस तरह से ये देश पे बहुत बड़ा ड्रेन है, उसकी रिसोर्सेज पे भी, मैन पावर पे भी और वर्क आवर्स पे कि जिंदाबाद मुर्दाबाद चलती रहती है। सरकार का पैसा तो खर्च हुआ, आचार संहिता लगी वो अलग, मगर पब्लिक मनी और पब्लिक एफर्ट की भी वेस्टेज हो। इसलिए 5 साल के लिए चुनी गई सरकार, फिर उसको काम करने का अवसर मिले, वो अपना क्रियान्वित करे काम। जैसे आप झंडे की बात कह रहे थे, मैं ऑस्ट्रेलिया में झंडा फहरा के आया हूँ। 15 अगस्त को मैंने एडिलेड में झंडा फहराया, क्योंकि वहाँ पे एक हरियाणा के सुरेंद्र पाल काउंसलर हैं, जाजवान गांव के सुरेंद्र पाल चहल, और हरियाणा वालों ने झंडा फहरवाया। पहला ऑफिशियल फंक्शन था हाई कमीशन से बाहर, वहाँ भी थ्रेट आई झंडा नहीं फहराने देंगे ये वो, मगर इकट्ठे हो गए, हमने फहरा लिया, बहुत तसल्ली से फहराया। फिर गुजरातियों ने शाम को फहरवाया कि जी हमारे भी आओ। हरियाणा वाले तो ये अंग्रेज मिलके बड़ा अच्छा काम कर गए, वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी, झंडा फहराया, उसका आदरमान 20 किलो झंडे में इस ऑफिस से भी ले गया था। फ्लैग फाउंडेशन वालों ने भी झंडे दिए थे मेरे को 5-6 किलो, बड़ा झंडा जो 9x6 वाला। तो उसमें हर एक ने बड़ी तसल्ली से झंडा लिया, अपने घर पे फहराया। सिंगापुर में मैंने झंडा फहराया, जहाँ आज़ाद हिंद फौज का मेमोरियल था, वहाँ बांग्लादेशियों ने और पाकिस्तानियों ने मिलके भी तिरंगा झंडा फहरवाया, क्योंकि उस टाइम तक न बांग्लादेश था न पाकिस्तान था, सारे हिंदुस्तानी थे। तो इस तरह से जहाँ तक झंडे के अपमान का सवाल है, एक होती है नेशनल ड्यूटीज, एक होते हैं नेशनल राइट्स। जो नेशनल ड्यूटी नागरिक को समझनी चाहिए कि झंडा मेरी कार पर लगा है तो मैं उसका कैसे उसका सम्मान करूं, अगर मेरे घर पे लगा है तो उसका कैसे मैं सम्मान करूं। तो ये आप प्रेस के माध्यम से हम ये ज़रूर बताना चाहेंगे लोगों को कि देश के प्रति, समाज के प्रति और नेशनल आइकन्स के प्रति भी अपनी ड्यूटी समझें। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश की सबसे अमीर पार्टी बीजेपी बन चुकी है। 6046 करोड़ रुपए की संपत्ति इस बार दिखाई है और 17% का इजाफा हुआ, तो ये इतना पैसा कहाँ से है? अब ये तो जो लोग दे रहे हैं। लोग जो है, जो जिस पार्टी, देखिए जो जिस तरीके से लोगों के मन में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी बसी हुई है, जिस तरीके से कार्य कर रही है, जिस तरीके से देश का गौरव बढ़ाने का काम किया, हर कोई उसमें सहयोग कर रहा होगा। वो तो आप मैं इसको नहीं बता पाऊंगा कि कितने कहाँ से आए हैं। हर बार धरने के ऊपर बैठा हुआ है, हर कोई कह रहा है किसी को पेंशन नहीं मिल रही है, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी के जो पैसे उसके अंदर इजाफा लगातार होता जा रहा है। मैंने पहले बताया ना, चुनावी साल है और इस चुनावी साल के अंदर कईयों को अपना नाम किस तरीके से आगे आए, लाइमलाइट में आए,
कई जो है उसके अंदर कुछ लोगों को बहका लेते हैं, अपने आप को लीडर बनाने की भी कोशिश करते हैं, तो ये तो चलता है। लेकिन हमने हर वर्ग को सम्मान देने का काम किया है, हर वर्ग के लिए सुविधाएं देने का काम किया है, और जो वंचित वर्ग है उनको भी आगे लाने का काम कर रहे हैं। सर, कल एक कांग्रेस ऑफिस में झगड़ा हुआ आपस में, उसके बारे में, कांग्रेस दफ्तर में कोई झगड़ा हुआ है कल, तो उसके बारे में आप प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? मैंने जैसे पहले बताया कि कांग्रेस पार्टी अलग अलग गुटों में बटी हुई है, और उसके अंदर कोई नेतृत्व नहीं है। बगैर सक्षम नेतृत्व के कोई भी पार्टी चल नहीं पाती। पार्टी तो क्या, कोई घर भी नहीं चल पाता, ये तो पार्टी है। तो उसी का परिणाम है कि आज जो अलग अलग गुटों में बटे हुए हैं, एक किसी को कोई पद देते हैं तो दूसरा उसका विरोध करने का काम करता है। यही कारण है कि जो बहुत पुरानी पार्टी थी आज गर्त में जा रही है, ये और गर्त में जाएगी। भगवान जी, जो एक छोटा सा सवाल कि ये जो शहर भर में सरकारी स्ट्रीट लाइट्स है जो काफी ऊंची ऊंची, उनके ऊपर जो राष्ट्रीय ध्वज जो कटे फटे हैं झुके हुए, क्या उन्हें सम्मान उतरवाया जाएगा या वो ऐसे ही लगेगा? निश्चित रूप से अगर कोई सरकारी स्तर पे है तो उसको उतरवाया जाएगा, और है तो हमने जो संस्थाओं के माध्यम से भी इस टाइप के जो बहुत सी संस्थाएं हैं वो काम करती है, वो कर भी रही है। इस बात का हम संज्ञान लेते हैं, संज्ञान और लेंगे इस बात का। मेयर साहब को बोलेंगे कि इस तरह के जो गैर सम्मानजनक बातें हैं झंडे के बारे में, उसको करेक्ट किया। उसके लिए आप, क्योंकि पीछे आपकी वरिष्ठ में आप वहाँ में आप लोगों के पदाधिकारियों ने इसके लिए विरोध प्रदर्शन नागों में भी चल रहा है, उसको लेकर क्या उनके कहाँ विरोध प्रदर्शन चल रहा है? विकास के मुद्दे पे कि विकास नहीं, उनका कहना है कि अधिकारी नेता देखिए, इस टाइप का कोई पर्टिकुलर कोई बात आएगी तो निश्चित तौर पर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कार्यकर्ताओं की भी, और न केवल कार्यकर्ताओं की, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आदेश किए हुए हैं, जो डिस्ट्रिक्ट के हेड है, चाहे डीसी है, एसपी है, 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक कोई भी अधिकारी कोई मीटिंग्स नहीं करेंगे, कोई और कोई काम नहीं करेंगे, लोगों की सुनवाई करेंगे। इसी तरीके से अपने अपने डिपार्टमेंट के जो हेड है उनको माननीय मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से ये आदेश काफी टाइम पहले जो है आ चुके हैं, और निरंतर इस बात की सुनवाई करते भी हैं। कहीं कोई पर्टिकुलर कोई बात होगी, कोई जगह की बात होगी, तो हम अपने कार्यकर्ताओं की वो भी नाराजगी दूर करेंगे। ये जन संवाद जो है, संगठन की बात जिलाध्यक्ष जी बता सकते हैं। देखो मैं आपको बात बताऊं, इस बात का इलाज करने के लिए मुख्यमंत्री जन संवाद कर रहे हैं। कल मेरे गांव में आ रहे हैं सुबह से, वहाँ जिला अधिकारी भी होंगे, सारा प्रशासन भी होगा, पूरा प्रशासन, कार्यकर्ता भी होंगे, और मुख्यमंत्री यानी कि एग्जीक्यूटिव भी होगा। तो इसीलिए है, वो है ही इसीलिए कि लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाए, और वो हर हल्के के अंदर जाएंगे। अभी जैसे 3 हल्कों के अंदर अभी आ रहे हैं, अगला जो राउंड होगा फिर 3 हल्कों के अंदर जाएंगे, मतलब सारे के सारे हल्कों के अंदर जाएंगे। नाराजगी करने के लिए हमारे यहाँ नेता भी है, प्रशासन भी है, सारी चीजें हैं। उनसे बातचीत हो चुकी है और उनकी जो दिक्कत परेशानी थी वो दूर भी कर दी है जी। अभी रोडवेज के बेड़े के अंदर बहुत सी और नई बसें आई है, और जहाँ जहाँ भी बसों की दिक्कत थी वहाँ बसें लगाई जा रही है। अब मैं समझता हूँ कि अब कोई बसों की कोई कमी नहीं है। कहीं वही मैंने कहा कि कोई पर्टिकुलर कोई एक स्थान की अगर कोई बात कर रहे हैं, देखो हर रूट की तो हम तो सारा दिन पब्लिक के अंदर रहते हैं, हमारे सामने तो ऐसी कोई जगह आई नहीं कोई हर रूट की कोई बात आई हो। चाड़वा पे कोई बस की कोई नहीं, चाड़वा मेरे हल्के में, आप बता दे कोई भी चाड़वा का आदमी कोई किसी की दिक्कत है।